राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अभिनेता पवन मल्होत्रा। पवन मल्होत्रा, फिल्म और टेलीविज़न एक्टर पवन मल्होत्रा का जन्म 2 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ। पुरानी दिल्ली में पले बढ़े पवन मल्होत्रा का झुकाव हमेशा एक्टिंग की तरफ ही रहा। पाना है इंडिया दा कोट है, इंडिया दा कोट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह राणा को, बोल हराएगा शेर सिंह राणा को। वो पता कैसे दौड़ता है, वो कोहली की तरह जाता है, हवा की तरह दौड़ता है। वो है दम तेरे में, दम है तेरे में शेर सिंह राणा को हराने का। बोल बोल है दम। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से स्नातक करते हुए उन्होंने एक्टिंग को संवारने के लिए दिल्ली थिएटर सर्किट ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां से उन्हें अपनी मंजिल साफ नजर आने लगी और इसके बाद वो मुंबई चले गए। फिल्मों में पवन मल्होत्रा की शुरुआत जानी भी दो यारों फिल्म से हुई, जहां वो एक्टिंग नहीं बल्कि बतौर एक प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे थे। हालांकि उनका ये संघर्ष आगे चलकर उनके बहुत काम आया और उन्हें टेलीविजन सीरियल नुक्कड़ में हरी का किरदार मिला। नहीं, अपन चोरी नहीं करेगा। एक बार फिर से सोच लो, जरूरत भी है और मौका भी है। मौका भी है? बिल्कुल मौका है। तुम जाओगे और चोरी करोगे, राइट? अरे काय का राइट यार, ऐसा होगा तो अपन शादी नहीं करेगा। नुक्कड़ के बाद तो फिल्म और टेलीविजन सीरियल में पवन मल्होत्रा हर जगह दिखाई देने लगे। बाघ बहादुर, कुछ नया नाच दिखाओ। आज पवन मल्होत्रा हिंदी ही नहीं तमिल फिल्मों से लेकर पंजाबी फिल्मों में अपने धमाकेदार किरदारों से वाहवाही बटोर रहे हैं। करेंगी मेरिया, करेंगे मेरिया, रिपोर्टर बुलाएंगी, रिपोर्टर बुलाएंगी, बुलाएंगी रिपोर्टर। तेरी पवन मल्होत्रा के साथ ये बातचीत दिल्ली में उनके घर पर रिकॉर्ड की जा रही है, और ये बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं पवन मल्होत्रा के निभाए कुछ किरदारों पर। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा। जलाने का मैं कौन चलाया यहाँ पे? इधर आओ मेरे सामने, इधर नहीं चलाया तुम, मैं टाइगर नहीं ना तो है बस ये उसूल। There he is. ओए उल्लू दा पटा, शेर भांजा, वेलकम टू अमेरिका, यूएसए। वो जवान लड़की क्लॉडिया तुक्के से मिल गई हमें, एक मौका था वो भी खो दिया। इधर ये अधमरी लड़की पड़ी है जो इस वक्त टूर में जब बात कर रहे हैं ना, तो बेचारी शायद मर जाएगी इतनी देर में। सर मैं जानता हूं, लेकिन तू कुछ नहीं जानता है माथुर। तू ऊपर से नीचे कैसे गिर गया? ऑन विद सिग्नल नहीं आ रहा सीधे। मेरा भी नहीं आ रहा, तो क्या करूं? गिर जाऊं? बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। नमस्कार सभी देखने वालों को, मेरा सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, और आशा करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। सब अच्छे से तो देखिए यहाँ तक पहुँच ही गया है। अगर देखें, हम आपके बारे में ये जानते हैं पवन जी के कॉलेज के ज़माने में जब नाटक करते हुए 3 हफ्तों के लिए आपकी टीम मुंबई गई, वो इत्तेफाकन या क्या सर्कमस्टांसेस थे कि वो 3 महीने रुक गई और उसने मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल के आखिर में मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, और 2 महीने की समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां जैसे हम बोलते हैं, तो हमेशा ये होता था कि पहले 10-15 दिन आप फिल्म्स देख लीजिए, दोस्तों के साथ घूम लीजिए, मसूरी घूम आइए हफ्ता 10 दिन, उसके बाद क्या करेंगे।
फादर के ऑफिस या ऐसा कुछ। तो हमारे एक दोस्त थे मेरे, वो रहे नहीं अभी, राजेंद्र मदान, वो थिएटर करते थे मॉडर्न स्कूल में। और मॉडर्न स्कूल का एक ग्रुप जो मॉडर्न स्कूल पास आउट किए हुए, उन्होंने रुचि का थिएटर ग्रुप बनाया था, जो कि मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो वो मुझे ले गए एक रोज़ कि फिल्म थिएटर में काम करेगा, तो मुझे लगा वहीं प्ले करने लगे। फिर पता चला कि नहीं, ये तो श्री राम सेंटर में शो होगा और टिकट वाला। और मेरा पहला रिएक्शन भी ये था कि टिकट वाला शो तो मुझे क्यों लेंगे। तो उसका कहना था कि उससे तुझे क्या है। और एनीवे गए प्ले में, और वहाँ पर हमने, मुझे कोई अलग अलग छोटे छोटे किरदार मिले। अब सोचिए कितने छोटे रहे होंगे कि मैंने कोई 6 किरदार किए थे उस प्ले में, तुगलक प्ले। और उस प्ले के दौरान ही मुझसे उन्होंने कहा कि हमारा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करता, किसी ने मुझसे बोला। और जो भी एक फॉर्मेलिटी थी वो मैंने पूरी की। और फिर उसके बाद फैसल अलकाजी, एक्चुअली एक्टर बनाने में उनका जाने में बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझे उसके बाद एक प्ले में काम देते गए कुछ ना कुछ। और इस पूरे के दौरान मैं फिर कॉलेज पहुंच गया, और कॉलेज में भी थिएटर करने लगे। वहाँ हम फेस्टिवल्स में जाते थे, कुछ अवार्ड्स मिलने लगे। इस पूरी, और फिर बाकी थिएटर ग्रुप्स के बारे में पता चला, जो कि पहले मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे ये भी नहीं पता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो पहले 2 प्ले करने के बाद मुझे पता चला। और कमानी थिएटर और ये सब जो लिटिल ग्रुप थिएटर्स और ये सब थे वहाँ। तो धीरे धीरे जानकारी भी बढ़ी, कुछ लोगों से मिलना हुआ। और अपने आप ही ये हुआ कि कुछ अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, डिफरेंट प्लेस किए। फिर जैसे कि हम और आप बात कर रहे थे बादल सरकार साहब की, वो उनकी जो एक वर्कशॉप ली थी, उन लोगों के साथ फिर बाद में मैंने जुलूस और भूमा भी किया। तो अपने आप प्रोसेस में कुछ चीज़ें होती गईं। और उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन फिल्मों में जाके काम करेंगे, बम्बई जाएंगे। ये भी होता था कि कॉलेज में कभी कोई परफॉर्मेंस की और लोगों को पसंद आई, और तो कुछ लोग बोलते भी थे कि बम्बई क्यों नहीं जाता। पर मुझे हमेशा लगता था कि थिएटर के भी कुछ लोग आके बोलते थे कि पागल, बॉम्बे क्यों नहीं आता तू, है ना, जो ऑलरेडी बॉम्बे चले गए थे हमारे कुछ सीनियर्स। और मुझे हमेशा ये लगता था कि बम्बई, मतलब मुझे क्यों कोई फिल्मों में काम देगा। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ऐसे स्टार्स को देख के बड़े हो रहे थे कि हैंडसम सा, लंबा चौड़ा सा इंसान। एनीवे, और इस पूरी चीज़ों के दौरान मेरे फादर मशीन टूल्स का बिज़नेस था उनका, जो कि आपको सीखना पड़ता। वो हमेशा कहते थे ये बिज़नेस सीखना पड़ेगा, इंजीनियर्स के साथ डील करना है, और ये नहीं कि कोई 2-3 आइटम्स हैं, इट्स अ वेरी वास्ट लाइन। सो उनका कंसर्न ये था कि थिएटर में रहेगा तो अब एक बार कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा है, अपना बिज़नेस सीखो और ये सब। और हमें लगता था कि खुद कुछ करना, और बिज़नेस में अपना दिमाग भी नहीं चलता, सच बात है। मेरे फादर का होलसेल का मशीन टूल्स का बिज़नेस था, MBC टूल्स के नाम से, यहीं दिल्ली में। तो एनीवे, एक प्ले करने के लिए बैक स्टेज पे कर रहा, हम बम्बई गए। और वहाँ पर जाने भी दो यारों की टीम बन रही थी। और मुझे मेरे जानने वाले कुछ लोगों ने बोला कि प्रोडक्शन असिस्टेंट चाहिए। तो उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही फिल्म की शूटिंग देखी थी, और वो थी गांधी फिल्म। इससे पहले फिल्म की शूटिंग नहीं देखी थी, दूरदर्शन के कैमरा हमने देखा था। उसमें मेरा वार्डरोब असिस्टेंट, ड्रेसमैन में मेरा नाम दिया गया था 1 हफ्ते के लिए। तो वो तब मैंने अपने पिताजी से कहा था कि ये लास्ट। और 1 हफ्ते के बाद हमें किसी ने बोला ही नहीं जाने के लिए। हमें भी मज़ा आ रहा था, हमारे लिए तो नई दुनिया थी। और शुरुआत सीधी गांधी जैसी फिल्म से। और मुझे एहसास नहीं था कि मैं मार्टिन शीन और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ऑफ कोर्स वी वर देयर। और वो मैं पूरा फिर दिल्ली से बम्बई, और बम्बई से पूना, और फिर पटना, इस तरह ट्रैवल किए। और फिर ये बम्बई जब गए तो जाने भी यारों कब बोला गया, और मैंने बोला कि मैं वापस आके आता हूँ। और यहाँ पर अपने फादर को जो भी कन्विंस किया, और वो मान भी गए, और फिर हम आ गए। पर शर्त ये थी कि ठीक से रहना, पैसे बाहर से मत मांगना, कभी ज़रूरत पड़ेगी हमसे। और उनको क्योंकि ऐसा लगा कि जिस तरह की रेम्यूनरेशन थी, जो पैसे मिलने वाले थे, उसमें गुजारा मुश्किल है, जो कि सही भी था। लेकिन वो एक दौर था, एक जज्बा भी ऐसा था कि पहुँच गए तो फिर खुद ही किसी तरह सर्वाइव किए। जाने भी दो यारों जो की, उसमें मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। और भी सब उन फिल्मों में हर तरह का काम करते थे, क्योंकि बजट्स बहुत टाइट होते थे, सब लोग बहुत काम करते थे। फिर खामोश की, विनोद चोपड़ा की। उस बीच एक और फिल्म, फॉरेन फिल्म में
वार्डरोब असिस्टेंट ड्रेसमैन का काम किया क्योंकि पैसे मिलेंगे, बंगाल डांसर्स। फिर सईद मिर्ज़ा साहब की एक फ़िल्म, उन्होंने मुझे बोला कि सईद की फ़िल्म मैंने पहले की, फिर खामोश की, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर थे। फिर ये जो उनकी असिस्टेंट है, बाकी भी इधर उधर और जॉब्स करते रहे। फिर एक टाइम आया कि मुझे नुक्कड़ मिल गया। और अभी तक जो भी मेरी 30-35 साल की जर्नी मुंबई में रही, उसमें सिर्फ एक ही बार हुआ है कि नुक्कड़ और सलीम लंगड़े पे मतरो जो मैंने फ़िल्म की, सईद साहब ने ली, उनको मैं पहले से जानता था, पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट चॉइस था। तो मैं हमेशा जब कहता हूँ कि गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, इट्स अ फैक्ट, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि जर्नी हैज़ बीन वेरी गुड, यू नो। अदरवाइज़ तो देखिए, बहता पानी है, इच्छाओं का कभी अंत होता नहीं है, और जो रहनी भी चाहिए इच्छाएं। पर ये बात सच है कि एक टाइम पे मैं नुक्कड़ के टाइम सोचा करता था कि एक फिल्म में मेन लीड मिल जाए ना, और सलीम लंगड़ा, ये सब काम मेरी झोली में आया। उसके बाद बाग बहादुर बैक टू बैक मिली, 2 एकदम अलग फिल्में, अलग किरदार, दोनों को नेशनल अवार्ड मिला सेम ईयर में। और फिर अपने आप ऐसा कुछ होता रहा, कुछ कुछ काम मिला। सिर्फ कोशिश ये रही कि अपनी तरफ से काम वो करें जो पसंद हो, जो हमें लगता है कि अच्छा है, और हर तरह का काम करें। और एज एन एक्टर ऐसा ना हो कि एक स्टाइल है, मेरी ये कोशिश ये थी। जबकि ये भी सच है कि अगर आपकी एक सर्टेन स्पीच पैटर्न हो और आपके एक तरह के सेट मैनरिज्म्स हों, एक स्टाइल हो, तभी आप स्टार बनते हैं। जिसकी मिमिक्री होती है वो स्टार बनता है। मेरी अप्रोच थोड़ी यूँ थी कि मैं घर से एक्टिंग नहीं लेके जाऊँ। जो स्क्रिप्ट हाथ में आए, जिस तरह का किरदार मुझे उसमें दिखता है या समझ में आता है। और ये भी बात सच है कि कोई भी कलाकार जो होगा वो ये तो धड़ल्ले से नहीं कह सकता कि मैं हमेशा अच्छा ही काम करूँगा। अपनी ईमानदारी से आप काम करेंगे, और क्योंकि हर बार आप एक नया किरदार कर रहे हैं, नई कहानी है, नया किरदार है। और नया किरदार से मतलब ये नहीं है कि आप अगर पुलिस वाला कर रहे हैं तो मैंने एक बार ही कर लिया, अब दोबारा नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे किसी ने एक बारी, मैंने किसी के एक एक्टर के इंटरव्यू में सुना था कि मैंने अभी पुलिस वाला कर लिया, मैं दोबारा नहीं करूँगा। भाई, एक पुलिस स्टेशन में अगर 5 इंस्पेक्टर्स हैं तो वो पाँचों के पाँचों अलग अलग इंसान हो सकते हैं। उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह किसी क्रिमिनल से पेश आते हैं, है ना। या मैंने अगर सरदार किया, पंजाबी किया कैरेक्टर, या अंडरवर्ल्ड किया, सलीम लंगड़े पे मत रो भी अंडरवर्ल्ड से आता है, और ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन भी अंडरवर्ल्ड से आता है, और भिंडी बाज़ार का मामू भी अंडरवर्ल्ड से आता है, माय नेम इज़ एंथनी गोंजालेस का सिकंदर भी अंडरवर्ल्ड से आता है। पर वो अलग लोग हैं, है ना। तो वो एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे प्रोफेशन का, कि आप हर बार एक नया इंसान जीते हैं या कोशिश करते हैं कि एक, और इसी तरह इसलिए कि आप एक इंटरनल काम होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक आपकी लुक आप बनाते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, फिर एक उसकी आप अंदर से महसूस करने की कोशिश करते हैं उस किरदार को। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर 3 महीने मैं किरदार कर रहा हूँ तो 3 महीने वही जीता रहता हूँ, वो भी सच नहीं है। आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में वो किरदार चलता रहता है, लेकिन आप उसको सेट से घर नहीं लेकर आते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी कि अगर मैं चिल्ड्रन ऑफ वॉर कर रहा हूँ, जो कि फिल्म में मेरा पहला सीन ही रेप के साथ है और उसमें लोगों को गोली मार रहे हैं, वो क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जब 71 के पीरियड पे थी, और मैं पाकिस्तानी सोल्जर का रोल कर रहा था, ऑफिसर का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रेप करते फिरते या मारते फिरते लोगों को। ऑफ कोर्स एज एन एक्टर जब आप सेट पे हैं, आपको ध्यान होता है कैमरा कहाँ है और ये सब। सो बट जर्नी हैज़ बीन इंटरेस्टिंग। और ये बात सच है कि जब मैं बार बार कहता हूँ गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे, रोड टू संगम, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, एक मैंने फॉरेन फिल्म की ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैंने मेन लीड किया अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स, फर्स्ट सीन से लेकर आखिरी सीन तक हैं। ये सब मेरी झोली में आया। और अब जब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो भाई काम मिलेगा तभी आप अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं। अच्छा काम तो तभी होगा ना जब हम करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको
अच्छी फिल्में करने को मिलें, अच्छे किरदार करने को मिलें, तभी आप क्या कर सकते हैं वो दिखा सकते हैं। आपको नहीं लगता कभी कभी पवन जी के जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको एफर्ट करके करना, उनको परफॉर्म करना, कैरेक्टर्स को ज़िंदा करना ज़्यादा आसान काम है बनिस्बत इस तरह के इंटरव्यू में अपने किए हुए काम को बताना? काफ़ी थकाऊ काम लगता है आपको? देखिए ये बात सच है, जब आपको बोलना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने इस तरह, वो एक थोड़ी सी ज़रूरत, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा फुहड़पन भी है, ओछापन भी है कि आप अपने काम की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सामने वाला आपके काम की बात करे। लेकिन क्योंकि जिस तरह का सिनेमा हमने किया है, बहुत सारे लोग हैं जो, एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसने वो देखा या उनको उसके बारे में पता है, जबकि पिछले 25-30 साल में ये भी हुआ है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो वो हिस्सा था, इस स्वेलिंग अप थोड़ा बड़ा हो रहा है। वो अगर 15-20% लोग थे, आज 25-30-35% लोग हैं जो इस तरह का सिनेमा देखना चाह रहे हैं। तभी आप कमर्शियल सिनेमा में देख लीजिए कि जिस तरह की फिल्में बनने लगी हैं और जो एक्टर्स की अप्रोच हुई है पिछले कुछ सालों से, अभी जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो भी साल में या 2 साल में एक ही फिल्म करते हैं और किरदार को निभाने की कोशिश करते हैं। पर ये है, एक विडंबना है कि इस तरह की अप्रोच जब हम लेते हैं और जब इंटरव्यू कर देते हैं तो हम अपना बताना चाहते हैं कि मैंने ये किया है, यू नो। पर इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे साथ बहुत बारी हुआ कि तभी मैं अभी हर बार कहता हूँ मैं पवन मल्होत्रा बहुत बारी हुआ कि कुछ लोग मुझे मिले हैं कि बम्बई में भी और बाहर भी ट्रैवल करते हुए कि अरे सर सलीम नगर पे मत रो, देखिए बाग बहादुर बचपन में टीवी में आती थी और भाग मिल्खा में तो क्या किया, और ब्लैक फ्राइडे वो ऑसम, एंड ये अभी रुस्तम देखी और मुबारका देखी, बिग फैन सर, बिग फैन, बट व्हाट इज़ योर नेम सर। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार आप पूरा फॉलो कर रहे हैं और नाम नहीं जानते हैं। तो एक डायरेक्टर दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, वो आपके किरदार के साथ जी रहे हैं। तो आप ही ने तो अपना शुरू किया है कि हर किरदार आप इस तरह से बनाते हैं, लुक अलग बनाते हैं और ये सब, वो आपके किरदार में इतना शायद खो जाते हैं कि किरदार उनको याद रहते हैं। ये मालूम है सड़क पे देख के कि आपने किया, और नाम उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी याद करने की। ये बहुत अपनी अच्छी तो बात कही है इंटरव्यू का एक फ़ायदा उठा के कि मैं पवन मल्होत्रा हूं और मैंने ये काम किया है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आई कि ये जो प्रोडक्शन में असिस्ट करने जब आप बॉम्बे में पहुंचने के बाद, तो इतना आसान तो शायद नहीं होता होगा कि आप गए 3 हफ्ते के लिए कुछ नाटक लेकर, भले आप उसमें बैक स्टेज कर रहे थे। हाँ, एक ही हफ्ते के लिए गए थे। 1 हफ्ते के लिए गए और फिर वहाँ बने रह गए। आपका कहना है कि वहाँ पर जाने भी 2 यारों की तैयारी चल रही थी। तो ऐसे कैसे कोई आदमी दिल्ली से बम्बई जाएगा? उसको कोई तलाश रहा था कि पवन मल्होत्रा आएंगे और वो जाने भी 2 यारों का हिस्सा बनेंगे? देखिए, इसीलिए डेस्टिनी में और भगवान में विश्वास करना होता है कि मैंने तो ट्राई नहीं किया, जो चीज़ें ट्राई की वो नहीं मिली। आज तक जितना भी काम किया है वो सब मेरी झोली में आया। जो मैंने जाके कोशिश की कभी नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान या खुदा ऊपर से खजूर सेब गिरा देगा, वो ठीक है, लेकिन यू हैव टू च्यू इट वेल। जब आपको काम मिलता है तो उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। जैसे मैं आज भी, कोई जब मुझे बोलता है अरे सर जो आपने जब भी मेट में किया ब्लैक फ्राइडे में हमारी फिल्म, नहीं भाई, आपकी फिल्म अलग है और मैं अच्छा करूँगा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ईमानदारी से करूँगा ये मैं गारंटी देता हूँ। क्या पता इस बारी शायद मैं जो किरदार समझ के चलूँ वो गलत हो जाए, है ना। और यही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है कि हर बार आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। आपको हर बार सतर्क रहना है क्योंकि आप इस बार एक नई फिल्म है, नई कहानी है, नया किरदार है, और ये कैसे कह दें कि हाँ जी कमाल ही करेंगे, वो एक मज़ेदार बात भी है। लेकिन आप प्रोडक्शन में कैसे गए? बस जाने दे यार, पहली फिल्म प्रोडक्शन की थी, जो प्रोडक्शन असिस्टेंट, और ये था कि बम्बई भी शहर मालूम नहीं था। मैं तो वहाँ 1 हफ्ते के लिए गया, उससे पहले एक बारी मूड इंडिगो IIT में कॉलेज टाइम में गए थे, तब तो बम्बई खैर देखा भी नहीं था।
पर ये था कि जो भी काम देते थे मैंने तय कर रखा था कि वापस जाके ये नहीं कहना कि ये जगह मिली नहीं है कुछ। नहीं, आप जाने भी तो यारों का हिस्सा बने कैसे? हम एक थिएटर में बैठे हैं पृथ्वी में, और वहाँ पर ये टीम बैठी हुई थी, सुधीर मिश्रा और दीपक केजरीवाल और रवि बासवानी, और ये लोग उस वक्त ढूंढ रहे थे अपनी प्रोडक्शन टीम। और ऐसी फिल्मों में ये भी होता था कि पैसे इतने कम होते थे तो आपको वही लोग चाहिए जो आप जानते हैं कि काम डिलीवर कर देंगे और कम पैसे में भी तैयार हो जाएंगे, ये भी एक रहता था। और एक्टर तो चलो फिर भी उनको लगता है कि मेरा करियर इससे शुरू होगा, पर प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो आपको एक होता है, आई थिंक वो भी एक वन ऑफ द रीज़न था। और उन्होंने मुझे दिल्ली थिएटर में देखा हुआ था किस तरह से काम करते हैं, यू नो, तो उनको एक लगा होगा कि ये डिलीवर भी कर देगा। और साथ में एक दोस्ती में ये भी था कि एक बार आ तो सही, 3-4-6 महीने देख, इफ़ यू डोंट लाइक इट देन यू कैन ऑलवेज गो बैक, बट गिव योर सेल्फ अ चांस, ये भी कहा गया था, है ना। और मैं फिर एक बार आया तो फिर लगा कि अब जाएंगे, और हम सभी काम करते थे, कॉस्ट्यूम भी किए तो उसमें भी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन असिस्टेंट तो बैठ गए, कभी बैठना नहीं था, कुछ भी और कुछ नहीं तो क्लैप देनी शुरू कर दीजिए, लोडिंग अनलोडिंग भी करते थे। और ये सिलसिला मोहन जोशी हाजिर हो, सईद साहब की फिल्में जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, और खामोश, इन सब में इसी तरह से ये फिल्में उसी तरह से बनी। वो टीम वर्क था। खामोश में तो बल्कि सभी लोग एक से ज़्यादा काम कर रहे थे, नसीर जैसे स्टिल्स ले रहे थे उस फिल्म में, तो कोई कॉस्ट्यूम कर रहा है, कोई, जैसे मैं एक छोटा रोल भी कर रहा था और प्रोडक्शन मैनेजर भी था और प्रॉप्स भी कर रहा था, इस तरह से वो फिल्में बनती इसी तरह थी, क्योंकि बजट्स बहुत कम होते थे। पर क्योंकि जाने भी दे यारों में शायद मैं इस तरह से काम कर रहा था, तभी टुवर्ड्स द एंड सईद साहब, मुझे आज भी याद है, बायकला में हम शूटिंग कर रहे थे, वो जो सीन है जहाँ ओमपुरी उसको मिलते हैं, सतीश शाह अपनी गाड़ी में बैठे हैं कॉफिन में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक अपनी फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रोडक्शन हैंडल करें। और मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे कहा, सईद आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट अ प्रोडक्शन पर्सन। तो उन्होंने बोला अभी कास्टिंग तो हो चुकी है, पर कुछ होगा तो देखेंगे। पर उस वक्त फिर ये भी था कि यू हैव टू स्टे अराउंड, और प्लस दिमाग में ये आ गया था, अब आ गया हूँ तो यही करना है ना, एंड यू हैव टू सर्वाइव, कि जितने भी पैसे मिले आपको जीना भी है। प्लस मैं इस तरह की फ़िल्मों में हमारा विश्वास भी था, हमें इस तरह का जो सईद साहब या विनोद चोपड़ा जैसे बना रहे थे खामोश या कुंदन शाह जाने में दे रहा हूँ, इसी तरह की फ़िल्मों में कुछ इंटरेस्ट भी था। और एज एन एक्टर तो मैं सभी तरह की फ़िल्में करना चाहता था, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि यही करना, सिर्फ ये था कि हर तरह का काम करो लेकिन अच्छा काम करो, हर जॉनर का काम करो। मुंबई में रहते हुए आपको जो प्रोडक्शन का जब तक आपने काम किया, उस ज़माने में आपको एक्टिंग करने का आ गया था कि एक्टिंग की तरफ जाना है? मैं एक्टिंग ही करने गया था, मैं प्रोडक्शन करने नहीं गया था। वही तो जब कहा गया कि कम सी द प्लेस, 5-6 महीने, नहीं अच्छा लगेगा तो चले जाना। मेरा पूरा फोकस यही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। वो तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राइट बैक होम एंड आस्क फॉर मनी। ऑफ कोर्स पेरेंट्स दे स्टिल लुक आफ्टर यू, कि आप जब भी घर आएंगे तो माँ सूटकेस में नीचे नहाने के साबुन से लेकर बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, एक बेसिक वो एक सपोर्ट रहती थी। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड शायद ये भी रहा होगा कि येस, इफ़ एवरीथिंग गोज रॉन्ग माई फादर इज देयर, नॉट दैट कि यू वर थिंकिंग लाइक दैट, बट आई एम श्योर रहता होगा, एक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा मन में रहता होगा। और ये भी बात सच है कि नुक्कड़ के बाद जैसे ही उनको लगा कि अब नहीं आएगा, जैसे ही एक बार मैं दिल्ली आया और फादर के ऑफिस में वहाँ भीड़ भाड़ लगी, तो उन्होंने मुझे घर भी ले दिया वहाँ। और पर मैं करने एक्टिंग गया था, मैं बम्बई प्रोडक्शन करने नहीं गया था। वो एक फिल इन द ब्लैंक था कि जब तक कुछ एक्टिंग का काम नहीं मिलता मैं ये सब करता रहूँगा। और पहली 2 फिल्मों में अगर रोल किए भी वो छोटे की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी होता है कि ये रोल तुम कर रहे हो, अरे मुझे ये नहीं करना, अरे और कौन करेगा, तो आप मना भी नहीं कर पाते। पर मेरा फोकस था एक्टिंग, और हमेशा मन में था कि काम अच्छा करना है और सर्वाइव करना है। और जो आप यहाँ पर गांधी फिल्म की बात करते हुए कह रहे थे कि उसमें आपको कॉस्ट्यूम वाले डिपार्टमेंट में, वो क्या संयोग थे कि जब आपको? वो मैं उन दिनों कोई थिएटर नहीं कर रहा था, और मुझे एक रोज़ दोपहर में ऑफिस पहुंचा तो मेरे फादर को ये था, आप कॉलेज में आ गए तो आप काम सीखो, हमारे मशीन टूल्स में सीखना पड़ता है काम। तो उन्होंने मुझे एक रोज़ अपने कैबिन में बिठा के एक थोड़ा
चिल्लाए तो नहीं, पर बड़े प्यार से समझाया, जो कि एक तरह के डांटना ही था। और मैंने उनसे कहा कि अभी कोई प्ले नहीं हो रहा, अब मैं नहीं करूँगा। और फिर चांस की बात है कि उसी दौरान गांधी फिल्म आई थी, जिसके बारे में मुझे पता था कि एक फ़ॉरेन फिल्म बन रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम थी। और दिल्ली थिएटर के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें किसी ने मेरा नाम वार्डरोब के लिए दिया होगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मेरे फादर के ऑफिस में ही फ़ोन आया, किसी से लिया होगा, और मुझसे कहा कि 1 हफ्ते के लिए जलियांवाला बाग हम एक सीन हो रहा है, सीक्वेंस, उसमें भीड़ ज़्यादा है, तो हमें 2 लोग एक्स्ट्रा चाहिए 1 हफ्ते के लिए, वी हैव गिवन योर नेम। तो मेरा रिएक्शन ये था कि पर मुझे तो फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं, आई हैड नेवर सीन अ फिल्म शूटिंग बिफोर दैट। द ओनली कैमरा विच आई हैड सीन, मूवी कैमरा, वो दूरदर्शन में जब हम प्लेस किया करते थे उस वक्त देखा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तू कर सकता, तभी तो तेरा नाम दिया है, जैसे थिएटर में करते हैं हम लोग भी तो कर रहे हैं। और मैंने अपने फादर से बोला ए लास्ट, पंजाबी में, दैट दिस इज़ लास्ट। और उन्होंने मुझे बोला अच्छा कर ले। और 1 हफ्ते के बाद हमें किसी ने जाने को बोला ही नहीं। अशोका होटल में बेस थी, हम शूटिंग पे जाया करते दिल्ली में, हम भी करते रहे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बम्बई चलना चाहोगे, निक होते थे एक वार्डरोब इंचार्ज। तो मेरा रिएक्शन ये था कि पर आप तो सुना है क्रू वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। आई स्टिल रिमेंबर ही सेड कि आई कांट रन माई वार्डरोब विदाउट यू। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा था ना, कि मुझे जो करना चाहिए वो कर रहा था। और फिर बम्बई से फिर पूना, और पूना से पटना, गांधी फिल्म। और उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं गया, फिर मैं थिएटर ये वो करता रहा। उसी थिएटर के लिए हम बम्बई गए, एक प्ले में बैक स्टेज कर रहा था। कौन सा प्ले था? एक रुका हुआ फैसला। और वहाँ मुझे जाने में देवाना की जॉब ऑफर हुई। और इसमें डायरेक्ट कौन कर रहे थे? एक रुका हुआ फैसला रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। ये 12 एंग्री मैन का हिंदी था। और फिर मैं 1 हफ्ता के लिए यहाँ आके वापस लौट गया। 15 मार्च 82 में बॉम्बे आ गया। इसमें वही कास्ट थी जो फिल्म में फिर? सेम कास्ट। अच्छा। और जो आप गांधी वाले में जो कॉस्ट्यूम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आई कांट रन माई वार्डरोब विदाउट यू, कौन सा ऐसा खास आपने काम किया होगा कि वो आप उनके लिए इनएविटेबल हो गए थे? ये तो मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ काम कर रहा था, क्योंकि देखिए मैं डिज़ाइन तो नहीं कर रहा था। पर आई थिंक मैं ऐसी खाली बैठता नहीं था, और बड़ा मज़ा लेके काम करता था ना। और अगर कभी ये भी बोल दिया गया कि मतलब उसमें आपको कई बार कपड़े धोने भी पड़ते थे, ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन थी वहाँ, लेकिन अगर बोला गया कि ये 25 ये वाली धोती है, इस तरह की धो दीजिए, तो धो के मैं ऐसा बैठता नहीं था, मैं जाके बोलता था ये हो गया अब, और ना। और आई थिंक जो भी जिम्मेदारी दी गई वो पूरी ईमानदारी से निभाई। अगर लास्ट मिनट पर सडनली पता चला कि अरे ये, जैसे भानु थे, अगर किसी को बोल रहे हैं कि अरे एक स्कार्फ दो उनके गले में, और वो क्लैप आने वाली, और वो कह रहे नहीं अभी तो क्लैप आने वाली, तो ये होता था कि हम दौड़ के गए, और इससे पहले कि क्लैप वो दी गई उसके गले में डाल के ना, इस तरह के इंस्टेंसेस थे। या कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमारे लिए भी नई चीज़ थी। वहाँ पोलराइड पहली बार हमने देखा था कि अगर किसी का टॉसो इधर है तो उसको उसी तरह से मेंटेन करके हॉल में, है ना। तो वो मेहनत तो करनी पड़ेगी कोई भी काम। तभी मैं बार बार कहता हूँ, अगर भगवान आपको सेब गिराता है पेड़ से, यू हैव टू च्यू इट वेल, तभी पचेगा। अगर आप काम ईमानदारी से, और गलती में कोई दिक्कत नहीं है, गलती वही करेगा जो काम कर रहा है। जो काम ही नहीं कर रहा वो गलती कैसे करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कोई कुछ 100% ही कर पाए, और 100% आर्ट में कभी मिलता भी नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज मोर टू गो। और ये आप पर ही, जैसे बहुत बारी बोलते हैं कि आप किरदार अपना कैसे देखते, वही वो स्क्रिप्ट में ही होता है। कोई बोले जी मैंने कुछ ऐसा सोच लिया जो स्क्रिप्ट में नहीं था, नहीं, बीज वही था। अब उसका आप झाड़ी सोचिए, पेड़ सोचिए, जंगल सोचिए, वो उसी में कितना आप देख पाते हैं वो उसमें। सो इस प्रोफेशन में देयर सो मच, यू हैव टू बी अलर्ट। इवन काम करते वक्त भी एक किरदार मिल भी जाता है तो हम कॉन्स्टेंटली आप सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, ज़रूर मिलता है। उस किरदार के बारे में लोगों से बात करते हैं या उसको बार बार पढ़ते हैं, और अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो बार बार आपको कुछ ना कुछ तहें मिलती हैं उसमें। हाँ, नहीं, आपने वो भी एक बात बहुत अच्छी कही कि एक्टिंग करना एक तरह से थिंकिंग की एक प्रोसेस का शुरू हो जाना है। इसमें बहुत बात छुपी हुई है। मैं देखता हूँ कि आपके अपने काम करने के तरीके
का कहीं कोई मंत्र है उसमें कि एक्टर के तौर पर थिंकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, आप अपने कैरेक्टर के साथ आप उसका एक कॉन्स्टेंटली ढांचा सोचते रहते हैं, कुछ कुछ अपने आप दिमाग चलता रहता है और वो आपको अपने आप, और कई बार बहुत सारी चीज़ें शायद जो बचपन में आपने देखी कहीं या किसी को देखा, जो शायद आपको लगता है भुला चुके हैं, पर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ एक किरदार देख रहे हैं तो आपके दिमाग में सडनली शायद वो पीछे कहीं एक स्टोर रूम में पड़ा हुआ निकल के सामने आता है, यू नो, हाउ टू यूज़ व्हाट वेयर। और वो अगर भगवान साथ देता है तो दिमाग भी चलता है, सही टाइम पे वो चीज़ भी सामने आ जाती है। और ये तो वो प्रोफेशन है, आप कभी ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे, देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर कोई अंत ही नहीं है कहानियों का इस दुनिया में। और हम तो कहानी कहते हैं ना, हम तो कहानी सुनाते हैं ना, ऑफ कोर्स लिखता कोई और है, लेकिन जो लिखा गया है उसको पर्दे पे, उसको किरदार में लाना वो एक्टर का ही काम है। और एक्टर का काम ये भी है कि जो किरदार है वो दिखाया जाए, हर बार एक नया होता है। हमने तो हर बार एक नया कुआं खोदना है, ऐसा नहीं कि मेरा ये स्टाइल है और मैं इसमें, जैसे देव साहब थे, वी ऑल एंजॉयड, देव साहब को मरते दम तक हम सब लोग देखते थे और सब लोग, बट ही हैड हिज ओन स्टाइल। आप उनको कुछ भी देंगे वो अपने तरह से उसको उसमें ढाल देते थे, एंड वी ऑल एंजॉयड इट। पर सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। मुझे लगता है कि मुझे वो किरदार करना चाहिए, यू नो, द बॉडी लैंग्वेज और स्पीच भी, आपकी स्पीच, आपका फैब्रिक जो वॉइस का है वो चेंज होता है। आपको क्या लगता है पवन जी कि चाहे वो शुरू में थिएटर का ज़माना हो, फिर आपने जो गांधी में जो काम किया, बाद में असिस्ट किया, फिर एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, वो कौन सी ऐसी सेंट्रल चीज़ है आपके अंदर, आपके पर्सोना के अंदर, जब कभी आप सोचते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा देती रहती है? आपने शुरू में ही कह दिया था कि फादर के मशीन टूल के बिज़नेस में आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मशीन टूल्स में दिलचस्पी नहीं थी ऐसा नहीं है, मैं बिजनेसमैन वाला दिमाग नहीं है मेरा, है ना। पर ऐसा मैं कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या मैंने कैसे किया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई जस्ट फ्लोटेड विद थिंग्स। पर यह है कि हाँ, कोई काम अगर आपको मिला है, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से कीजिए। अगर उसमें आप चोरी करेंगे तो पहले ही अगर इस काम में है तो मैं बोलता हूँ कि 100% कुछ नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज मोर। जितना, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल पोइट्री, यू नो, जितनी बार पढ़ेंगे एक बार ही, हर बार एक लेयर आपको मिलेगी। लेकिन मज़ा इसलिए मैंने लिया इसका कि एक तो आप अलग अलग कहानियों का जब हिस्सा बनते हैं तो अलग अलग किरदार जीते हैं, यू नो, और हर बार कुछ नया करना है आपको। वो किरदार जो है या वो कहानी का हिस्सा जब आप बन रहे हैं, वो नया है, जो पहले कर चुके हैं वो तो हो चुका है। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है जब आपको कोई बोलता है जी नुक्कड़ में देखा बहुत अच्छा था, सलीम मंगड़ा बाग, पर उसी के सहारे सारी ज़िंदगी थोड़ी देर, अब तो अगला काम तो नया ना, वो तो हो चुका है। आपका बॉडी ऑफ वर्क जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट मेक्स यू फील गुड, है ना, अच्छा लगता है कि मैंने ये काम किया है, मैं इस तरह के काम का हिस्सा रहा हूँ। लेकिन तो बहता पानी है, स्ट्रीम है, आप आगे चलते जाएंगे, तालाब नहीं कि एक जगह रुके हुए हैं, आपके हो गया। और वो ही अपने आप में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। और जितना आप लोगों से ये प्रोफेशन जो है आपको अलग अलग जगह लेके जाता है, डिफरेंट लोगों से मिलाता है। तो आई थिंक कोई भी आदमी जो इस प्रोफेशन में है और उसको काम मिलता रहे तो वो खुशकिस्मत है, क्योंकि इसमें जो बाकी पर्क्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि आप अलग अलग जगह घूमने को मिलती हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ये सोच के नहीं किया ये काम शुरू, पर इन द प्रोसेस जब आप इसमें आ जाते हैं तो यू रियलाइज़ कि अपने आप ही एक बहुत सारी चीज़ें अपने आप, यू नो, एक्सपोजर जो आपका बहुत बढ़ जाता है। अब चूँकि इंसान कमियों और खूबियों से मिलकर बना है और उसी में एक आपस में टकराहट सी होती रहती है, उसके अंदर की कमियां और उसके अंदर की खूबियां। कभी कभी आपको लगता है कि आपने जो पेशा चुन लिया, अभी तो बहुत सारा काम आगे आने वाला है और बहुत कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत पेशा चुन लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी लगा कि गलत चुन लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि इसका हिस्सा हूँ। पर जहाँ आपने बात की कि कमियाँ, और जैसे मुझे हमेशा लगता था भाषा
मेरी भाषा कोई बहुत अच्छी नहीं है। जैसे मेरी ना हिंदी बहुत अच्छी है, ना पंजाबी बहुत अच्छी है, ना अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है ना। वो अलग बात है कि बम्बई में बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला जिनको देख के मुझे लगा, जो कि बाकायदा एक्टिंग और सक्सेसफुल थे, कि अरे नहीं, इनसे मैं बेहतर हूँ, तो मुझे अपने आप को इतना भी मतलब टपली मारने की ज़रूरत नहीं है। पर वो एक स्ट्रेंथ होती है, यू नो। और इस प्रोफेशन में अगर आप हैं तो जितना ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, जितनी भाषाएं आप जानते होंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिले होंगे, जितनी जगह, क्योंकि कब क्या किरदार आपको करना पड़े ये मालूम नहीं। जैसे आप अगर एक्टर हैं तो 6 पैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिट रहना पड़ेगा। कब भागना पड़ेगा, हो सकता है आप स्क्रीन पे जो देखते हैं कि कोई यहाँ से वहाँ से भागता हुआ गया, वो स्क्रीन पर शायद हो सकता है 30 सेकंड का हो, उसके लिए वो सुबह से शाम तक भागा होगा। या बहुत सारे आप फिल्म स्टार्स को देखते हैं कि गाने और जो पसंद करें, नाच रहे हैं, वो शायद पूरा दिन धूप में या बहुत सर्दी में वो पूरा दिन सुबह से शाम तक नाचे होंगे, जो आप शायद 2 मिनट के लिए। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट। आपको अपनी हर एक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है, और जितनी भी चीज़ें आप ज़िंदगी में सीख सकें। मैं जैसे कोई एक्टर बनना चाह रहा है तो मैं उनको बोलता हूँ बाकी तो आप तय करेंगे कैसा। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, और सीखने को कुछ भी मिले, आपको साइकिल सीखने को मिले, स्केटिंग करने को, जो भी सीखने को मिले, कब क्या काम आएगा पता नहीं। एज एन एक्टर क्या किरदार आप करने वाले हैं आपको पता नहीं, तो आपको अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप जिम में 6 पैक बना लेंगे तो आपके पास लाइन लग जाएगी। आज तो हर एवरी सेकंड गाय हैज़ दैट काइंड ऑफ। वैसे आपने क्या क्या सीखा, जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं, मैं सीखने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्पेशली जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस जो ज़िंदगी का है, उसमें किसी चीज़ से अगर मौका मिल रहा है तो पीछे मत हटिए, यू नो। वैसे तो बहुत बार ये भी होता है कि एक किरदार आपको मिला, आप जाके स्पेशली उसके लिए आप काम करते हैं। सलीम लंगड़ा अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस एरिया से पहले भी जानता था डोंगरी को, तो मैं अब मकरंद को कि भाई चल वहाँ, सो आप सिर्फ लोगों को देखते हैं, तभी आप एक ड्रूपिंग मुस्टैश वाली लुक बनाते हैं, ऐसे ऐसे बालों से खेलते हैं। या पहला जो एक मेजर किरदार बम्बई में जो पहला सही मायने में मिला, मैंने हरी का रोल किया। और हम बचपन में हम वो साइकिल किराए पे लेके सीखते थे, या फिर रिपेयर करवाने गए, उसको खड़े होकर देखते रहते, वेट करते थे कब वो रिपेयर करेगा। तो उस सब के बीच में जो वो किस तरह से करता था, वो शायद उस वक्त ये थोड़ी सोचा था एक दिन मुझे करना है। लेकिन जब मैं वो हरी का किरदार कर रहा हूँ नुक्कड़ में, उस साइकिल मैकेनिक का, तो जिस तरह से वो कभी पहिया घुमा के सर नहीं रोकता था हाथ से, है ना, या वो पैडल को, अक्सर ये होता था साइकिल गिरी और पैडल अंदर की तरफ चल गया तो वो उसको एक लकड़ी रख के ठोकता था। तो वो सब चीज़ें मैं सीन अपने करते हुए कि बिजनेस भी कर रहा है और कुछ बोल भी रहा है, या वो चेन को ऐसे ऐसे घुमा के आगे पीछे देखता था, फिर उसमें ग्रीस डालता था, है ना, या रिम को सिर्फ रख के उसका अलाइनमेंट देखने के लिए घुमाना है। तो वो सब चीज़ें क्योंकि आपने कहीं देखी हुई थी, यू वर एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो मैं खुद अपने आप हर बार कुछ एक, अब मेरे यहाँ जब सीन होता था कुछ सोचता था उसके लिए। या अगर मैं उस इलाके में, डोंगरी के इलाके में घूमा था या लोगों से मिला था, इसीलिए सलीम लंगड़ा और ब्लैक फ्राइडे के किरदार में और भिंडी बाज़ार के किरदार में मैं फ़र्क ढूंढ सकता हूँ। तो एज एन एक्टर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बड़ी सारी चीज़ें जगह जगह जाके सीखिए फिर मैं एक्टिंग करने जाऊँगा। वो तो तब भी आपके पास जब स्क्रिप्ट या किरदार आता है तो, पर आप खुले रहिए, कहीं जाने को मिले तो ज़रूर जाइए और सबसे बात कीजिए। और ये नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए बात कीजिए, यूँ भी दुनिया में जहाँ जिससे मिलें, अगर टैक्सी में बैठे हैं तो बुत बन के चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप उस ड्राइवर से बात कीजिए, उससे वैसे भी इंसानियत के तौर पे आपको करनी चाहिए। लेकिन आप जितना लोगों से मिले जुलेंगे आप ही को फ़ायदा होना है। बोला वो आपको एक चारा मिल रहा है, वो कब आपके काम आएगा पता नहीं। और वैसे भी दुनिया में आए हैं तो जहाँ गए हैं, जहाँ कोई दिखे उससे ज़रूर बात कीजिए, उनसे ज़रूर मिलिए लोगों से। कोई भी चीज़ देखने का मौका मिल रहा है तो 2 मिनट रुक के एक बारी आँख से उसको देखिए ज़रूर, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो आपको लगता हो कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जिज्ञासा जो है ना, वो जिज्ञासुक होना इस प्रोफेशन में। जैसे एक राइटर जब तक उसने देखा भाला नहीं है तो कैसे लिखेगा। जैसे राइटिंग मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, वो हवा में से कुछ चीज़ें इकट्ठी करके लाते हैं। लेकिन सिनेमा या थिएटर जो है
वो एक राइटर लिखता है, फिर डायरेक्टर उसको कहता है कि हम इस तरह से दिखाएंगे, बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास होता है, और फिर एक्टर वो जो उन्होंने दोनों ने सोचा उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट करता है। क्यों एक्टर्स को पैम्पर किया जाता है? यार अगर इस वक्त एक सीन होगा जिसमें उसको खुश दिखना है, फ्रेश दिखना है, और हम उसको थका के रात को 2 बजे करेंगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा, कैमरा कैन सी इट। दैट्स व्हाई यू वांट टू लुक आफ्टर देम कि ये उसने डिलीवर करना है या वो डिलीवर करेगी। तो वो कंट्रीब्यूशन एक राइटर, डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स देयर इज अ टीम वर्क इन्वॉल्व, देयर इज अ बिग टीम वर्क इन्वॉल्व, देयर आर टेक्नीशियंस इन्वॉल्व, दे विल एनहांस अ गुड परफॉर्मेंस, द साउंड विल एनहांस, हाउ इज शॉट, हाउ इज फ्रेम्ड, वो सब बहुत ज़रूरी है कि आप, देयर इज अ टीम वर्क इन्वॉल्व। पर ये 3 लोग हैं जो कहानी को दर्शक तक पहुंचाते हैं। तो आखिर में आपसे पूछेंगे पवन जी कि जिस तरह की फिल्में शुरू के दौर में अगर आप देखिए, जिस तरह की फ़िल्मों में आपने असिस्ट भी किया, बाद में एक्टिंग भी की, और एक तरह से एक बड़ी टीम का हिस्सा आप रहे, चाहे वो नुक्कड़ हो, सलीम लंगड़े की बात करें, आप जाने भी दो यारों की टीम का हिस्सा रहे, एक ख़ास तरह की मैसेज ओरिएंटेड फिल्में, एक पूरा दौर आपका रहा। अब धीरे धीरे शायद चीज़ें बदल रही हैं। अगर अब आप देखते हैं फ़िल्मों की दुनिया और उसके पूरे बिज़नेस को, वो उस समय से बिल्कुल अलग है। तो जब इस पर आपको रिएक्ट करना होता है कि ये किस तरह की फ़िल्में, चाहे वो सईद की बात कीजिए, कुंदन शाह की बात कीजिए, आप सुधीर मिश्रा की बात कीजिए, एक ख़ास तरह की फ़िल्में उसका आप हिस्सा रहे, और अभी इस पर बताइए। देखिए, एक तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 60s में फिल्में बनी या 40s में बनी, फिर 60s में अलग बन रही थी, फिर 70s में अलग तरह की बनी, 80s 90s में बिल्कुल अलग बनी। और ये जो फिल्मों का, जिस तरह की फिल्में मैंने मेंशन की और जहाँ से शुरू किया, ये तो 70s में शाह बेनेगल साहब ने एक दौर शुरू किया था, बहुत सारे नए एक्टर्स भी, बहुत कमाल के एक्टर्स दिए भी इंडस्ट्री को। फिर वो जब एक्चुअली जब हम आए, जब सलीम नगर बाग बदला, तो वो एक मूवमेंट थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में ख़त्म भी हो गई थी थोड़ा। लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है। हर, और एज एन एक्टर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म। मैं रुस्तम भी करना चाहता हूँ, सलीम नगड़ा भी करना चाहता हूँ, जुड़वा भी करना चाहता हूँ, मुबारका भी, जब वी मेट भी, क्योंकि एज एन एक्टर आप ये कैसे कह सकते हैं मैं इसी तरह की फिल्म करूँगा, इस तरह का रोल करूँगा। वो भी आपका एक टेस्ट होता है एज एन एक्टर कि आप क्या क्या कर सकते। लेकिन अभी का दौर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर तरह की फिल्म बन रही है, और बहुत सारे फिल्में ऐसी वाली हैं जहाँ पर जो कैरेक्टर्स किए जा रहे हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। जैसे मुझसे अभी मुबारका के बाद एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप पहले मेन लीड किया करते थे, अभी आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? मैंने कहा हम तो मेन लीड भी कैरेक्टर ही समझ के करते थे, चाहे वो सलीम लंगड़े पे मत रो हो, चाहे बाग बहादुर। तभी वो दोनों फिल्में बैक टू बैक हैं, तब भी अलग है, उसमें बॉडी लैंग्वेज, वॉक भी अलग है, आपकी स्पीच भी अलग है, यू नो। तो ये जो पूरा का पूरा दौर चल रहा है इस वक्त आप ध्यान से देखिए हर तरह की फिल्म आ रही है, और ऑडियंस, क्योंकि थैंक्स टू मल्टीपल, ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, इतनी सारी स्क्रीन्स हैं, ठीक है, हो सकता है एक छोटी फिल्म ये जद्दोजहद या ये लड़ाई ज़रूर हो कि मुझे शोज़ कैसे मिलते हैं, क्या टाइमिंग के मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह की फिल्मों ने एक लेवल पे अच्छा भी किया है फाइनेंशियली, आई एम सेइंग, जैसे अभी बरेली की बर्फ़ी थी, न्यूटन थी, दीज फिल्म्स आर नोटिस्ड एंड दे आर डूइंग वेल ऑल्सो। और बहुत सारी फिल्में ऐसा भी हुआ कि हाँ, एक स्टार को ओपनिंग लगती है ज़रूर, ये बात सच है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में भी थी जो स्टार की नहीं चली, और एक नॉन स्टारर्स, कॉल्ड नॉन स्टार एक्टर्स की फिल्म, एक बेटर फिल्म, उसने बेहतर बिजनेस किया। और हर तरह की फिल्में इस वक्त बन रही हैं, और एक्टर्स भी देखिए, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, वरुण धवन, वो जुड़वा भी करता है और उसके बाद जाके अक्टूबर करता है ना। तो इस तरह की, क्योंकि अब एक्टर्स, नहीं तो पहले शायद ऐसा मैं सोचता हूँ कि एक टाइम पे एक्टर्स इस तरह का अटेम्प्ट करते ही नहीं कि नहीं इस तरह की बिना गानों वाली फिल्म करूँगा, या सो कॉल्ड आर्ट, और आर्ट तो हर एक फिल्म आर्ट ही है, और हर एक फिल्म कमर्शियल ही है जिसमें पैसा लगा आना है। पर एक्टर्स भी अभी हर तरह की फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और हर कोई चाह रहा है कि देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी गुड एक्टर हु बिकम्स अ स्टार,
यू नो, दैट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्टार हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसी तरह की फिल्में करते रह गए, इधर कम नहीं मिला, उनको कम लोग जानते हैं, उनकी कम फिल्में देखी हैं, उनके लिए सुबह 4 बजे लाइन में खड़े होकर टिकट शायद नहीं लें, लेकिन उनको एडमायर करें। लेकिन अभी का जो दौर शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनको हम सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा कह दें या आर्ट सिनेमा कह दें या नॉन कमर्शियल कह दें, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा बिजनेस किया है ना। तो ये, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दौर है जिसमें आप अलग अलग तरह की कहानियाँ सुना सकते हैं, है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि वो, बल्कि वो दौर चला गया है जब एक मसाला फिल्म होती थी ना कि भाई ये एक रोमांस डालना है, एक फ़ाइट डालनी है, एक कॉमेडियन होना चाहिए, एक तरह का एक था, एक रेसिपी तैयार थी, यू नो, उसी के आसपास सब घूमना। अब ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऑडियंस विल रिजेक्ट दैट काइंड ऑफ फिल्म, यू नो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह की कोई फिल्म बनेगी नहीं, पर उस तरह की जिसको हम एक कमर्शियल फिल्म, नाच गाना आज भी देख, एक्चुअली दुनिया में 2 ही सिनेमा है, एक हॉलीवुड का, एक इंडियन सिनेमा, और हमारी जो अपनी छाप है, चाहे कैसा भी हमारी अपनी छाप है, एंड दैट्स वाई वी हैव सर्वाइव्ड, एंड दैट्स वाई, वही वजह है कि हम दुनिया में जगह जगह लोग देखना भी चाहते हैं, अदर देन इंडियंस और एशियंस। तो इंडियंस में हम पाकिस्तानी भी वही भाषा बोलते हैं और बांग्लादेशी भी समझते हैं और भी लोग हैं, पर दुनिया में बाकी लोग जो नहीं भी समझते वो ये सिनेमा चाहे किसी भी वजह से देख रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा में। फिल्म्स लाइक लंच बॉक्स, वो ओवरसीज़ में 100 करोड़ का बिजनेस करती है। वो तो उसमें तो कोई डांसेस वगैरह नहीं थे कि जो जनरली कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों के जो गाने और डांस होते हैं वो देखने शायद बाहर के ऑडियंस जो नॉन एशियंस है वो आके देखते हैं। तो ये एक अच्छा दौर है, और चेंज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, एंड चेंज अपने आप होता रहता है, कोई करता नहीं है, अपने आप चीज़ें होती रहती हैं। तो पवन जी, हम लोग बातचीत अब करीब करीब वाइंड अप करेंगे। अगर आपको गाने का कुछ शौक़ हो तो हमारे लिए एक लाइन गाकर सुनाइए, और नहीं तो आप अपने किसी प्ले का कोई डायलॉग अगर आपको याद आता हो, हालांकि उस बात को हुए भी ज़माना हो गया, तो एक मैं सलीम लंगड़े पे मत रोका, एक ही गाना है उसमें, कैफ़ी साहब ने लिखा, और ये गाना जब आप वर्ड सुनेंगे तो जैसे गागर में सागर बोलते हैं ना, और एक ही गाने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह दी। एक जीवन था कुछ सपने थे सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, धरती बांटने वालों ने धरती के टुकड़े कर डाले, सब पाप अपने सब दोष अपने निर्दोषों के सर डाले, जिन्होंने कहा सब घर बदले उन्होंने ये देखा भी नहीं, कौन कहाँ थक कर बैठा किसने कहाँ बिस्तर डाले, एक जीवन था कुछ सपने थे सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, मुल्क का है अभी हाल वही नफ़रत का है अभी राज वही, एक जीवन था कुछ सपने थे सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले। वो एक यंग बॉय फ्रॉम डोगरी की बात करते हैं कि एक जीवन था कुछ सपने थे तो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, फिर पार्टीशन पे ले जाते हैं, जिन्होंने कहा सब घर बदले उन्होंने देखा भी नहीं, कौन कहाँ थक कर बैठा किसने कहाँ बिस्तर डाले, सब पाप अपने सब दोष अपने निर्दोषों के सर डाले, फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, मुल्क का भी हाल वही नफ़रत का भी राज वही। और सलीम लंगड़े जैसी फिल्म मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फिल्मों की शुरुआत एज ए मेन लीड उस फिल्म से हुई, पर ज़रा सोचिए तो जो 25 साल पहले बात की गई थी वो आज भी रेलिवेंट है, जो कि अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं समाज शायद उस चुंगल में से निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे ये कैफ़ी साहब की जो लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, और इस एक गाने में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो मौका मिला तो मैंने सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये थे पवन मल्होत्रा, जाने माने अभिनेता। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उनमें से 2 प्रतिक्रियाएं फ़िलहाल आपके लिए।